नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ आपका बातचीत में आपका स्वागत है। तो प्रोफेसर साहब, आज तो सारी बात कुछ ले दे के पूरे देश में एक ही चर्चा है, मोदी जी की अमेरिका यात्रा। लोग अपने अपने ढंग से उसको पेश कर रहे हैं। अ, एक सिद्धार्थ और राजन जी की भी टिप्पणी आई है, बहुत से लोगों की आई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने किस तरह से कुछ भारतीय जो पत्रकार थे उनको किस तरह से अंदर घुसाया, और कोशिश ये की गई कि वो उसी तरह के प्रश्न पूछे कि अरे, उनसे बताया गया ना कि आपके पहले 3 हफ्ते तो फैंटास्टिक थे ट्रम्प से। ये सब भारतीय पत्रकार जो यहाँ पे पूछते हैं उसी तरह का माहौल किया, क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन हर जगह एक आध तो होता है। जो मेरे भाई कहा करते थे कि पूरे दूध जो अगर कढ़ाई में है उसको फोड़ने के लिए, उसको वो करने के लिए एक नींबू काफी होता है। जी तो जी। वो तो आ गया एक व्यक्ति और उसने पूछ ही लिया अडानी जी की बात, और वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ, अडानी जी की बात एक तरफ, और उसको लेके अडानी जी कितनी मुश्किलों में है और क्या एक एक चीजें की परत दर परत खुल रही हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अमेरिका ने अपने टर्म्स बिल्कुल ठीक से डिक्टेट किए हैं और आपकी चू करने की हिम्मत नहीं है। चू भी आप पूछ भी नहीं सकते भाई ऐसा क्यों। आप उनको बिल्कुल सिर झुका के एक्सेप्ट कर रहे हैं। इमिग्रेशन में दो जहाज के भर के लोग और आ रहे हैं, वहां कोई इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए। और वो पूरी तरह से ट्रम्प का शो था जहां पे वो इनको बिठा के दिखा रहा था कि ठीक है, तुम हाँ में हाँ मिलाते रहो। तो मैं एक एक टिप्पणी आपकी ओवरऑल और फिर मेरे 2-3 स्पेसिफिक क्वेश्चन से मैं उस पर बात कर लूंगा। अबे भाई, देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे ही ट्रंप ने जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को स्थगित किया अमेरिका में, वैसे ही तमाम भारतीय मीडिया में ये आना शुरू हो गया कि अब अदानी बच निकले, अदानी को राहत मिली। लेकिन ये बात अंततः गलत निकली। इस बात को साफ कर देना जरूरी है। ये बात गलत निकली। वो जो ट्रंप ने कदम उठाया है वो किन्हीं और लोगों को प्रभावित करेगा। अदानी के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है वो प्रभावित उससे नहीं होगा, पहली बात। दूसरे, अदानी ने जो रिश्वतें दी हैं वो उन्होंने भारत में रिश्वतें दी हैं, तो वो तो आरोप उनके ऊपर लगातार जारी हैं। दूसरे, उसने अमेरिका में रिश्वत नहीं दी है, बल्कि अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स थे, अमेरिकी जो निवेशक थे जिनसे उन्होंने बॉन्ड बेच के रुपया उगाहा, उन्होंने डॉलर उगाए, उनको उन्होंने धोखा दिया, उनको छला। तो अडानी के खिलाफ जो मामला है अमेरिका में, वो बिल्कुल अलग तरह का मामला है। इस खबर को जिस तरह से स्पिन दिया मीडिया ने कि चूंकि ट्रंप ने ये उस आदेश देकर उसको स्थगित कर दिया है, इसलिए अडानी जी अब साफ पतली गली से बच गए, निकल गए। और हालांकि कुछ अखबारों ने एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान लगा के वो बच कर लगा दिया था, क्योंकि कुछ ने तो उस सवालिया निशान लगाने की जहमत भी नहीं उठाई। अगर अडानी निकल जाते तो उनसे, मोदी से ये सवाल फिर क्यों पूछा जाता? भाई, अडानी अगर पूरी तरीके से मुक्त हो जाते तो ये सवाल क्यों पूछा जाता, इसका भी आपने जिक्र किया। अच्छा, अब इस सवाल के ऊपर भी गौर कीजिए। ये मसला किसी का व्यक्तिगत मसला कैसे हो सकता है? ये मसला किसी व्यक्ति का मसला कैसे हो सकता है? इसमें देश की कई राज्य सरकारें, इसमें भाजपा की राज्य सरकार भी है, इसमें विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारें भी हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। इसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक संस्था शामिल है जो कि ग्रीन एनर्जी के लिए काम करती है। इसमें देश का एक सबसे बड़ा कारपोरेट घराना शामिल है। भारत की पूरी शामिल है, सेबी शामिल है। भारत की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी प्रतिष्ठा शामिल है। भारत की कारपोरेट पूंजी की प्रतिष्ठा शामिल है। इसको किसी का व्यक्तिगत मसला कैसे कहा जा सकता है? और मोदी जी, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में पूछो तो चुप रहते हैं, और वहां जाके पूछा गया तो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मसला है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब चलिए हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। ट्रंप ने मोदी के साथ क्या किया और मोदी ने ट्रंप के साथ क्या किया, ये एक ऐसा मसला है जिसकी कुछ परतें अभी हमारे सामने खुल चुकी हैं और कुछ परतें धीरे धीरे खुलेंगी, क्योंकि ये पेचीदा और तकनीकी किस्म के मसले हैं और इनके बहुत ही दूरगामी प्रभाव अर्थव्यवस्था पर होने वाले हैं। यहां तक कि हमारी और आपकी जेब पर भी उसके प्रभाव होने वाले हैं। देखिए, अगर आप एक लाइन में अगर कहें कि ट्रंप का क्या रवैया रहा, तो मैं उसको इस तरीके से कहूंगा, ट्रंप ने मोदी की प्रशंसा की लेकिन भारत की निंदा की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसके ऊपर इसको आप देखिए।
ट्रंप ने मोदी की प्रशंसा की। एक नेता दूसरे की प्रशंसा करता ही है कि भाई आप ये तो ना कहेगा भाई कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की निंदा थोड़ी ना करेगा, और भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति की में नुक्स थोड़ा निकालेगा। ये तो सब एक दूसरे को खुशनुमा माहौल बनाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। गले लगाया जाता है, गर्मजोशी से हाथ मिलाया जाता है, एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा जाता है, एक दूसरे के बच्चों से मिलाया जाता है, एक दूसरे की मोदी जी तो पत्नी ले नहीं जाते साथ में, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ जाते तो फिर वो ट्रंप की पत्नी से उनकी मुलाकात होती। ये सारे की सारी ये होमिलीज हैं, ये होती रहती हैं। मीडिया का फोकस इनके ऊपर है। ये उन्होंने उनके बारे में ही कह दिया, उन्होंने उनकी ये तारीफ कर दी, जबकि मसला कुछ और है। मसला ये है कि ट्रंप लगातार बातचीत के दौरान मोदी से जो बातचीत हुई और जो जब पत्रकारों को जो बताया जा रहा था, जब मैं आज के अखबारों पे एक गहरी निगाह डालता हूं तो बिल्कुल स्पष्ट होकर निकल के आ जाता है कि ट्रंप ने भारत की उन नीतियों की जमकर निंदा की है, जिसमें उन नीतियों की जमकर निंदा की है, मोदी के सामने की है, मुंह पे की है निंदा, जो टैरिफ से संबंधित नीतियां हैं। बिल्कुल साफ तौर पे कहते हैं कि भाई ये टैरिफ वगैरह नहीं चलेगा। और ये तब उन्होंने कहा जबकि मोदी ने अमेरिका जाने से पहले ही कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर अपनी तरफ से टैरिफ बहुत घटा दिया था। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर टैरिफ बहुत गिरा दिया। जो बर्बन विस्की है, जो अमेरिकी विस्की होती है, खासतौर से ब्रिटिश विस्की स्कॉच होती है, अमेरिकी विस्की बर्बन होती है, उसका जो भारत में बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोग पीते हैं उसको, और अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में विस्की आती है। उस विस्की के ऊपर टैरिफ घटा दिया और भी अमेरिकी चीजों पर टैरिफ घटा दिया। जबकि ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कहा, पहले तो धमकी दी, ट्रंप ने कहा कि भारत के एल्यूमिनियम और भारत के स्टील के ऊपर हम 25% टैरिफ लगाएंगे, जो कि एक पनिशिंग टैरिफ है, एक दंडात्मक आयात शुल्क है। और तब अखबारों ने छापा कि उन्होंने धमकी दी है। किसी अखबार ने फिर ये नहीं छापा को लगा दिया गया है। वस्तुस्थिति ये है, जिस वक्त मोदी और ट्रंप की बातचीत हो रही थी, वो टैरिफ लगाया जा चुका था। इसके बाद ट्रंप ने अपने प्रशासन को आदेश दिया कि वो जल्दी का मतलब है मुश्किल से 1 हफ्ते की बात, जल्दी ये नहीं है 6 महीने बाद, मतलब 4-5 दिन के अंदर अंदर और ज्यादा टैरिफ लगाने के बारे में पूरी योजना बनाए और मुझे पेश करें। अब मोदी जी वहां से चले आए हैं। अब ट्रंप जो है वो टैरिफ के गोले चलाएंगे भारत के ऊपर। अच्छा, ट्रंप ने एक और काम किया है। उसने मोदी जी से कहा कि सऊदी अरेबिया जो है वो हमसे $1 ट्रिलियन की खरीदारी करने जा रहा है। $1 ट्रिलियन की खरीदारी करने जा रहा है सऊदी अरेबिया। आप कम से कम 500 बिलियन की खरीदारी उससे कीजिए। और मोदी जी इस बात को बिल्कुल मान लिया है, मोदी जी ने इसको 100% जी। वो खरीदारी होगी एनर्जी के क्षेत्र में। वो तेल, या पहले गैस ज्यादा खरीदता था इंडिया, अब तेल ज्यादा खरीदेगा, और हथियारों के क्षेत्र में खरीदारी होगी। हाँ, तो ये एक बड़ी, और भारत बदले में इसको बायलैटरल ट्रेड कहा गया है। आप देखिए ना, ये बात छुपाने के क्या हथकंडे होते हैं। ये बायलैटरल ट्रेड कैसे है? भारत बदले में क्या देगा उनको? भाई बायलैटरल ट्रेड है तो भारत को भी बदले में देना चाहिए। भारत बदले में उन्हें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट भेजेगा। भारत अमेरिका को बदले में लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट भेजेगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना पूरी चीज जो है वो असंतुलित रही है। अच्छा, दूसरे जो भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो निकट भविष्य में होने वाला है, जिसकी अखबारों ने बहुत और टीवी के ऊपर बहुत धूमधाम हुई है, आप अगर उसको भी देखें तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग तरह की चीज है। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दायरा बहुत विस्तृत होता है और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का दायरा जो है बहुत ही संकीर्ण होता है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत को प्राथमिकता वाले ट्रेड के मामले में प्राथमिकता वाले देशों की सूची से हटा दिया था भारत को, क्योंकि भारत ने उनकी उस वक्त कुछ बातें नहीं मानी थी। इससे वो नाराज हो गए थे और उन्होंने भारत को हटा दिया था। इस बार मोदी जी ने कि ट्रंप नाराज ना हो, इसलिए जाने से पहले
अपनी तरफ से आयात शुल्क घटा दिया कई चीजों के ऊपर, लेकिन ट्रंप ने जो चाहा वो किया और मोदी को जी उनकी हर बात माननी पड़ी। जी, मैं प्रो साहब एक दो चीजें इसमें ऐड कर दूं। पहली चीज ये है कि मैं इसलिए इस बात को कह दूं, जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस जो एक्ट है, हाँ, ये कोई नहीं बोल रहा है कि भाई साहब उन्होंने चोरी की थी, बेईमानी की थी। मतलब वो कानून बदल दिया है कि जेब कतरे को या उसको पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि वो जेब का चोरी, इसमें कोई नहीं बात कर रहा है। खैर, एक चीज और समझने वाली है, और ये मैं इसलिए टैरिफ के रेफरेंस में कह रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने नेतन्याहू को बुलाया, इजराइल को, और उन्होंने बताया ये तो अपना आदमी है, इसके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और अनरीजनेबल होके खड़े हैं कि गाजा को खाली कर दे सब। फिर जापान आया, और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इजुओ या जो भी उनका नाम है, उन्होंने इनके साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि हमारे यहाँ आप टैरिफ नहीं लगाइए, हम सबसे ज्यादा आपको इन्वेस्ट किए हैं, हम आपके यहाँ सबसे ज्यादा नौकरी देते हैं, आप हमारे यहाँ टैरिफ की बात नहीं। उनके मुंह पे कहा गया। फिर उन्होंने जॉर्डन को बुलाया। ये जब गए हैं, तो मैं इसलिए जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी के अमेरिका में पैर रखने से पहले, जब मोदी जी फ्रांस में थे, तभी वो 25% का शुल्क इन्होंने एल्युमिनियम और स्टील पे लगा दिया था, जिसकी वजह से शेयर मार्केट धड़ाम हो चुकी थी मोदी जी के जाने से पहले। शेयर मार्केट में चीजें आ जाती हैं। मैं एक चीज पे और जरा आपका वो, इसलिए जरा आपका एक ध्यान खींचूंगा। एक ऑफिशियल मीटिंग है और उसकी फोटो आ गई है, जहां पे मोदी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी के फिर साथ में जयशंकर जी बैठे हुए टाई लगा के, अजीत डोभाल साहब बैठे हुए। एक अच्छी बात ये हुई कि अजीत डोभाल साहब जाने लायक हो गए, कम से कम ये कंसेशन हो गया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये बड़ा कंसेशन हुआ होगा, नहीं तो इनको तो ये डर था कि पिछली बार नहीं ले गए थे मोदी जी, क्योंकि गिरफ्तारी का डर था। और सारे 7-8-10 सब लोग अपना टाई आई लगा के, सूट वूट 3 पीस वो सब लगा के, पेन खोल के कि मोदी जी कुछ बोले तुरंत लिखे। सामने कौन बैठा ये देखिए, एलन मस्क अपने 5-6 बच्चों को लेके आ गया है, कोई 2 साल का, कोई फिर 6 साल का, कोई 5 साल का। और ये लोग क्या कर रहे थे, उससे लिली 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 कर रहे थे क्या अजीत डोभाल साहब? और ये करने क्या गए थे? मतलब एलन मस्क ने इनकी औकात दिखा दी कि तुम अपने इसे पूरे को लेके बैठो, मैं अपने बच्चों, जिसको कह रहे हैं मेरे पारिवारिक मित्र हैं। तो पारिवारिक मित्र हैं तो इन लोगों को सूट बूट पहना के कहा बैठाया हुआ था। मैं सिर्फ बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये सब सांकेतिक चीजें हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल मीटिंग में आ रहा, हाउ यू कैन डू दिस? हम लोग बिल्कुल चुप हैं कि वो टिली टिली लिली और लॉलीपॉप ऑफर कर रहे होंगे। मैं एक चीज और आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, टैरिफ वाले में सख्त शब्दों में कहा है कि इंडिया इज द चैंपियन ऑफ टैरिफ। आपने सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा, और एक नहीं, उन्होंने कई बार कहा, और ये इस तरह से चलेगा नहीं। सामने खड़ा करके उसने कहा ये इस तरह से चलेगा नहीं, और ये भी है करने लगे। मैं एक चीज इसलिए बोल रहा हूं, सऊदी अरेबिया ने डावोस में कहा था कि हम 600 बिलियन आपके यहां इन्वेस्ट करेंगे। इसको इन्होंने कहा है कि 1 ट्रिलियन आप कर दीजिए, अगले 4 साल की बात हो रही है। ये बात मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूं प्रोफेसर साहब कि अब आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन की जो बैठक होगी, वो कह रहे हैं कि वो उसको हम सऊदी अरेबिया में करेंगे। मतलब मैं सिर्फ कहना ही चाह रहा हूं कि अमेरिका बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे साथ पार्टनर है, जो हमारा है, हम उसी को मान रहे हैं, बाकी सब लोग तुम हमारे किसी काम लायक नहीं हो। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा कि हम आज अमेरिका के मोस्ट फेवर्ड नेशन छोड़ दीजिए, हम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ही शायद नहीं है। अबे भाई नहीं है। देखिए भारत का जो अमेरिका और भारत के बीच में जो विदेश व्यापार का संतुलन है, उसमें अमेरिका घाटे में है, भारत फायदे में है अभी तक। और वो जो भारत का ट्रेड जो सरप्लस है, वो बहुत ज्यादा है अमेरिका के मुकाबले। ट्रंप ये कसम खा के बैठे थे कि इस ट्रेड सरप्लस को लगातार जम के कम करना है, हम किसी भी कीमत पे ट्रेड सरप्लस नहीं रहने देंगे। और उन्होंने सारी की सारी नीतियां जो है उस ट्रेड सरप्लस को घटाने के ऊपर केंद्रित थी। और ये मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो ट्रंप की बात नहीं मानेंगे तो वो काफी रिवेंजफुल, काफी बदला लेने वाले व्यक्ति हैं। वो बदले में कुछ ऐसा कर देंगे जिससे इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मोटे तौर पर पहले से ही कोई व्यक्ति किसी पे नाराज हो जाए तो पहले ही आप उसे गिफ्ट दे देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पहले से टैरिफ कम कर दिए थे, और वहां पे जाके वस्तुतः इन्होंने शायद चीन के मसले पे, एक ऐसी बात है जो मोदी ने मानने से इनकार किया, बाकी किसी मसले पे उन्होंने कोई बात मानने से इनकार नहीं किया। सारी बातें जैसी जैसी ट्रंप, ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा दौरा ट्रंप ने टेलर किया था, ट्रंप ने तैयार किया था दौरा, और उसमें मोदी का रोल केवल ट्रंप द्वारा दी गई भूमिका को निभाना था, इसके अलावा कुछ नहीं था।
जी, नहीं, मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि देखिए, ये कानून, ये दे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ट्रम्प गलत कर रहा है, हमने रेज नहीं किया है। डब्ल्यूटीओ की जो बेसिक वो है उसमें यह कि डेवलपिंग नेशन के ऊपर आप टैरिफ नहीं इस तरह के लगा सकते हैं। जो भी डेवलपिंग नेशन के उसमें कैटेगरीज में आते हैं देश, उनका टैरिफ और डेवलप्ड नेशन के टैरिफ में हरदम फर्क होगा, लेकिन ये उल्लंघन कर रहा है। ट्रम्प तो किसी को मानते नहीं है। मैं एक चीज और, जब आपने चाइना की बात कही, मैं उस पर भी एक चीज जरा जिस तरह से मैंने समझा है, ट्रम्प ने साफ साफ धमकी दी है। इसमें कहीं मैं धमकी शब्द यूज कर रहा हूं। ट्रम्प ने कहा है कि हमारा जो सेना का बजट है वो 900 बिलियन के ऊपर है, वो 930 बिलियन यूएस डॉलर है। चीन का उसने कहा 400 है, वो 400 450 है, 440 बिलियन डॉलर है। रशिया का कहा है कि 100 100 150 200 बिलियन डॉलर है। उसने इंडिया के लिए नहीं कहा। उसने कहा इतने बड़े बड़े पैसे खर्च हो रहे हैं, हम तीनों को एक साथ होना चाहिए और इंडिया को भी ज्वाइन कर। इंडिया का 72 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट था 2024-25 का। जी। उसने बिल्कुल साफ कहा है कि यू फॉल इन लाइन विद चाइना इन नो अनसर्टेन टर्म्स। ये सेड कि आपको चाइना के पीछे पीछे दुम दबा के आप खड़े हो जाइएगा। उसने कहा है कि आपके बॉर्डर की समस्याएं हैं, आप हमें कहिए तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये उसने, और ये एक चुपचाप रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि हमारा मसला है, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? Why he has not, he was a silent spectator। देश इस तरह के बहुत से प्रश्न पूछ रहा है और मैं इस पे एक टिप्पणी कहूंगा, इसलिए आपसे चाहूंगा कि जैसे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, अब चीन तो बड़ा भाई है, चीन के पास है। इस तरह की स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अबे भाई, देखिए, भारत की पोजीशन निश्चित रूप से कंप्रोमाइज हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा बुरा असर पड़ रहा है, भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है। और जिस तरीके से ट्रंप ने इनकी बाह मरोड़ी है वहां पर, ये सब लोगों को दिख रहा है। अब मीडिया ये दिखाना नहीं चाहता है। असल में मीडिया ट्रंप ने कहां धमकी दी और कहां आपके ऊपर दबाव डाला और दबाव में झुक गई, ये अंदर के पन्नों में फेंक देता है। टीवी में तो कोई अंदर का पन्ना होता नहीं, तो टीवी में तो केवल एक तरफा मोदी जी की प्रशंसा ही चल रही है। अंदर के पन्नों में फेंक देता है और ऊपर के पन्नों में केवल वो सामने दिखने वाली जो चमकदार बातें हैं वही होती हैं। यहां तक ये भी नहीं बताया जाता कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके बारे में ये बहुत ज्यादा बातें, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, वो दरअसल पूरी तरीके से अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है, अमेरिका के पक्ष में आगे भी झुकने वाला है। और किसी भी तरीके से ट्रंप जो है चाहते हैं कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत के मुकाबले बहुत कम हो। और जहां तक चीन का सवाल है, अंततः जो अमेरिका कहेगा वो भारत को चीन के लिए, चीन के मामले में करना पड़ेगा। इसके सामने और कोई चारा नहीं है। ये अमेरिका को इस मामले में नाराज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। इसलिए घुमा फिरा के कुछ अपने लिए कुछ सम्मानजनक सी लगने वाली कोई चीज निकाल लेंगे और उससे हेडलाइन मैनेजमेंट कर लेंगे। बाकी सब कुछ तो ना अमेरिका द्वारा कही गई बात ही माननी पड़ेगी। जी, नहीं, वो हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश की गई है। एक चीज जो हमने और आपने 20 दिन पहले ही सुन लिया था, आ गया था पेपर में, सब जगह आ गया था कि राणा को डिपोर्ट किया जा रहा है, जो 2008 का आतंक, जो कॉन्स्पिरेटर है, जो आतंकवाद वाला, जो बॉम्बे फायरिंग ताज वाले में। अब उसको, मेरे ख्याल में जो एक अचीवमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मोदी जी का था कि वो उन्होंने इसको अनाउंस करवा दिया वहां से। वो ट्रंप अनाउंस नहीं भी करते, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था। पहले चल रहा था, पहले क्या था जी, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था। इसमें केवल टाइमिंग की स्पिन दी गई है इसके अंदर। जी जी जी, हाँ, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ये पहले से इन्होंने हमारी अमेरिकी यात्रा का कुछ अच्छा सा नतीजा निकलता हुआ दिखाई पड़े, हमारे पास भी कुछ टॉकिंग पॉइंट हो, हम भी कुछ डींग मार सकें, हमारे जो समर्थक हैं वो कह सकें कि मोदी ने कमाल कर दिया। इस सब के लिए पूरा, और उसमें ट्रंप को इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको एक थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट वो मुहैया करा सकते हैं, तो उन्होंने वो टाइमिंग की बात मान ली, जबकि वो तो पहले से तय अखबारों में आ चुका था, हम सब लोग जानते थे कि ये होने वाला है। हाँ, और वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था। नहीं, और उसमें मुझे एक ही चीज है, जब एमईए ये कर रहा था तो मोदी जिस तरह से इवेंट बनाते हैं, इनको राणा को हथकड़ी बेड़ी लगवा के मोदी जी के जहाज में लाना चाहिए था। मोदी जी उसकी हथकड़ी खींचते हुए जहाज से उतरते तो सोचिए क्या फोटो बनती कि खींच के लाया मैं। जिन्होंने वहां टर्म यूज किया ना कि नरसंहार का उस जो पापी और क्या क्या उसको बताया कि उसको मैं लेके आ रहा हूं, तो अपने ही जहाज में ले आए होते तो और अच्छा लगता। कंधार का पाप कम से कम धुल गया होता जो आप कंधार में ले जाके आपने दिया। इस मामले में कई और लोग थे। भारत की विफलता ये है कि भारत जैसे, ये राणा जो है ये सबसे ज्यादा कमजोर बंदा है वहां, काफी बूढ़ा हो चुका है ये और सबसे ज्यादा कमजोर बंदा है। इसको केवल दिखा के एक प्रतीकात्मक जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। रियल उसमें असली बंदा है डेविड हेडली,
जी जी हाँ, उसको 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 लाना चाहिए था इन्हें कायदे से। जी। मैं लेकिन एक चीज और जरा आपसे, शुरू से ही इनका जोर ये था कि तहव्वुर राणा आ जाए, मतलब। जी, मैं अबे भाई एक और चीज कर दूं, क्योंकि मैं इन चीजों को इसलिए कर रहा हूं कि दर्शकों को ये खतरा समझ में आ जाए। जो आप कह रहे थे कि भारत से क्या, जो जो ऑलरेडी अनाउंस किया मोदी जी ने, कि उन्होंने कहा लिथियम और रेयर अर्थ में हम रिकवरी और प्रोसेस यहां शुरू कर देगा अमेरिका। मतलब आप अपने लिथियम और रेयर अर्थ के जो आपके भंडार हैं, वो अब आप उनको उनके लिए खोल दे रहे हैं, और उस पर अब कंट्रोल वो होगा, तो इंडिया ये बेचेगा और इंडिया से वो ये ले रहा है। और ये, और बार बार मोदी जी को क्या कहने की जरूरत है कि इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, ये क्यों नहीं बोले कि अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में मैक्सिको और उनके बीच में स्थिरता के लिए हम मध्यस्थता करेंगे? क्यों नहीं बोले अमेरिका और कनाडा के बीच में मध्यस्थता करेंगे? हमारे यहाँ ये पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में समस्या है। तो मैं इन दोनों चीजों पे एक छोटे छोटे आपकी टिप्पणी। मैं हमारे चाहता यहाँ, हूं, और मैं अपने लिए भी काम निर्धारित किया है कि मैं इस बात पर निगाह रखूंगा कि भारत कौन कौन सी चीज पर निकट भविष्य में टैरिफ घटाने वाला है। अब देखिए, मेरे सामने जो टेबल है, जो भारत जिन जिन चीजों पर टैरिफ लगाता है, वो टेबल ये है कि मेटल्स के ऊपर भारत 7.8 टैरिफ लगाता है, मिनरल्स के ऊपर 8.6 टैरिफ लगाता है। आपने लिथियम और सबकी बात कही। अभी भारत को ये सब चीजें घटानी पड़ेंगी। केमिकल्स में भारत 10.2 टैरिफ लगाता है, ये चीजें घटानी पड़ेंगी आपको। और वास्तव में वैसे भी दुनिया में बहुत ज्यादा है, ऐसे चाइना इसके ऊपर केवल केमिकल पर 2.4 टैरिफ लगाता है। कनाडा तो कोई ट्रैफिक नहीं लगाता है कि नहीं। मैक्सिको केवल 3.3 टैरिफ लगाता है। भारत ने 10.2 टैरिफ लगा रखा है। अमेरिका तो इसको घटा के 5% पे तो ले ही आएगा। इसी तरीके से इनका जो मेटल और मिनरल्स पे टैरिफ है, इन टैरिफों को भी अमेरिका घटाने के लिए इन्हें मजबूर करेगा। तो ये सारे के सारे टैरिफ घटाएंगे, और ये बिल्कुल निकट भविष्य में ही घटाएंगे टैरिफ। इनको बहुत ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। मेरा मानना हो सकता है फरवरी में ही इन्हें टैरिफ घटा देने पड़े। जी तो जी जी ये पिछली बार इन लोगों ने कोशिश की थी कि ट्रंप की बातें न माने। ट्रंप से उससे बहुत नाराजगी हुई, और ट्रंप ने इसीलिए मोदी को अपने उद्घाटन समारोह में कोई लिफ्ट नहीं दी, ना इनको ठीक से बुलाया, और ना ही इनकी किसी बधाई वधाई का उन्होंने कोई एक्नॉलेजमेंट किया, कतई नहीं किया। जब उसने पूरी तरीके से मोदी को झुका लिया और उससे मिलने के लिए तड़प उठे, क्योंकि उससे यहाँ पे इन्हें 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 अपनी डींगे मारने का मौका मिलता है, तब उसने मोदी से मिलना स्वीकार किया। ये स्थिति। जी। नहीं, मैं एक और चीज कहूं, मोदी जी ने एक जगह, मतलब वहां पे एक बड़ा कंसेशन मुझे लगता है कि ट्रंप ने दिया। बड़ा कंसेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनके टेलीप्रॉम्प्टर उससे सामने रखवाए, लेकिन एक बदमाशी है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर ट्रांसपेरेंट वाले नहीं रखवाए थे, ऐसे रखवाए थे जो ठीक से विजिबल थे और जो कैमरा ठीक से पकड़ रहा था। जी। ये उसने अपनी बदमाशी वो ये करता है। लेकिन मोदी जी क्या ना, मतलब आपको समझ में आया, A+B जैसे वो कर रहे थे, मेगा प्लस माइगा इज इक्वल टू मेगा, वो मागा, ये क्या, कौन सी थ्योरी समझाते हैं मोदी जी? इनका जो स्पीच राइटर है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर तो कुछ इस तरह का मुकदमा होना चाहिए, वो चाहे मतलब आपके भाषा के लोग हों वो भी मुकदमा चलाएं, देश के लोग, क्या हंसी उड़वाता है भाई? मेगा, अमागा ये प्लस मीगा देखिए, इज ये इक्वल टू। हिंदुस्तान में भी सब जगह पे कुछ इस तरह की बात ढूंढ लेना, कोई तुकें मिला लेना, कोई इस तरह की बात कहना, इस चीज को मोदी जी को बहुत प्रेम है इससे। मोदी जी सब भाषणों में इस प्रकार की कोशिश करते हैं, और इनके जो भाषण लिखने वाले लोग हैं, उनको भी पता है कि चूंकि मोदी जी को पसंद है, तो वो भी लगातार दिमाग दौड़ाते रहते हैं कि इस तरह का करें। वो वहां पे मागा कर दिया अमेरिका का, मीगा बना दिया अपना, और उसके मुकाबले कर दिया मेगा। तो इस प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क ये पड़ेगा कि फरवरी के बचे हुए दिनों में और आने वाले मार्च के दिनों में, दरअसल भारत और अमेरिका का जो व्यापार संतुलन है, वो किस दिशा में जाएगा, उस पर हम लोगों को निगाह रखनी पड़ेगी। भारत को मेगा होगा, मीगा होगा, टागा होगा, गागा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। मैं एक एक चीज पे और आपका, हम लोग बिल्कुल साइलेंट रहे जब मुझे ठीक से याद है कि हम लोग इससे पहले 2 बार इस पे बात कर चुके हैं, 2 या 3 बार। है। और जहां पे ये होता था कि भाई भारत की दृष्टि में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इमिग्रेंट, पन्नू वाला मसला और टैरिफ। टैरिफ पे तो अमेरिका ने सब डिक्टेट कर लिया, अपना कर लिया। इमिग्रेंट्स पे बिल्कुल साइलेंट रहे, हम भी साइलेंट रहे। देखिए, और पन्नू वाले पे, नहीं, इन्होंने इन्होंने देखिए, जब पहला हवाई जहाज आया, इमिग्रेंट से फौजी जहाज आया, उसमें हथकड़ी बड़ी लगी हुई थी, उसमें बहुत विवाद हुआ, कांग्रेस ने इनकी छिलाई की। तो वहां तो उन्होंने जवाब दे दिया कि अमेरिका की यही पॉलिसी है। बाद में केवल
खाना पूरी करने के लिए अमेरिका से उन्होंने विरोध व्यक्त कर दिया है। अच्छा, अमेरिका ने जो उन्होंने विरोध व्यक्त किया था, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो 3 जहाज भर के आएंगे, गैर कानूनी अप्रवासियों भारतवासियों के जो 3 जहाज भर के आएंगे, उनमें हथकड़ी बेड़ी लगी होगी। वो जहाज भी फिर से फौजी जहाज होंगे। अमेरिका ने की कोई बात नहीं मानी है, सिर्फ उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पहले हुआ था। नहीं, फिर से बेइज्जती करना होगी इनकी। अबे भाई, आज दैनिक भास्कर की स्टोरी है, आप सुनिए। मतलब एक सरकार क्यों अमेरिका के साथ, जो एक तो भगवंत मान का बार बार कहना है, एक आज जहाज लैंड कर रहा है, एक कल लैंड कर रहा है, और वो कहना है कि सबको अमृतसर में क्यों उतार रहे हो भाई? वाई अमृतसर? नंबर 1। नंबर 2, ये जितने लोग हैं, दैनिक भास्कर की आज स्टोरी है कि जो 33 लोग गुजरात में गए हैं, उसमें 27 आर नॉट ट्रेसेबल, 27-26, और 7 तक ये पहुंच नहीं पाए। मतलब ये 33 लोगों को अंडरग्राउंड कर दिया है सरकार ने कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, सख्त हिदायत है। तो ये क्या छुपाना चाह रही है? क्यों छुपाना चाह रही है? मतलब आप हैंड इन ग्लव्स थे क्या? आपके लोग वहां जो ये भेजने का डंकी वाला काम कर रहे थे, वो गुजरात के आपके कुछ पार्टी के लोग इसको कर रहे थे, क्योंकि आप उनको बचाना चाहते हैं। व्हाई यू आर मेकिंग देम अंडरग्राउंड? मैं एक चीज तो इस पे आपसे पूछूंगा। दूसरा, पन्नू वाले सवाल पे आपने देखा कि पन्नू वाले पे उनको जो हमारे ट्रम्प जी हैं, उनको समझ ही में नहीं आया। उन्होंने एक्सेंट और ये वो करके उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो बाद में गीता मोहन ने, फिर वो ललित झा का सवाल था। मैं इसलिए कह रहा हूं, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पे ये बिल्कुल साइलेंट हो गए। मोदी जी ने उसको जो यहां पे इतना हल्ला मचाते हैं, उन्होंने कहा नहीं, वो हमारे जो भी नेशनल है उनको वो डिफेंड करेंगे। उसमें भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट अपना रुख दे दिया। मैं एक छोटी टिप्पणी इस पे भी। नहीं, आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। देखिए, इन तमाम सवालों के ऊपर पन्नू वाला सवाल बहुत ही नाजुक सवाल है, जिसके ऊपर पूरी तरीके से भारत सरकार जो है वो बचाव की मुद्रा में है। अभी से नहीं, पहले से बचाव की मुद्रा में है। ये उसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, और अमेरिका इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि उसने पूरी तरीके से भारत को इस मसले के ऊपर दबोच लिया है। ये मतलब भारत की बाह मरोड़ना वगैरह, ये सारे के सारे आर्म ट्विस्टिंग, ये मुहावरे कमजोर हैं। ये मुहावरे उस परिस्थिति को नहीं ठीक से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं जो वास्तव में भारत की स्थिति है। पन्नू के मामले में भारत ने बिल्कुल अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। जो जो अमेरिका कहता है वो ये लोग करते हैं, और आगे भी करेंगे। उसमें ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी खुफिया एजेंसियों की पूरी पोल खुल चुकी है। इन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये कोई थोड़ा एक ब्राउनिंग पॉइंट भी उन्हें इस पर मिल सके। तो इस सवाल के ऊपर खालिस्तानी जो सपोर्ट है कनाडा में और अमेरिका में, इन तमाम सवालों के ऊपर भारत की स्थिति, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं ये मानता हूं दयनीय किस्म की है। जी, मैं एक इस विषय पे आखिरी प्रश्न ये कर लूं। अमेरिका और ट्रंप ने अपना इंटेंशन भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। वो यूक्रेन को समझा रहे हैं कि क्या जरूरत थी तुम्हें नेटो में आने की, क्यों तुम आए नेटो में, तुम्हारा चला गया लैंड। अब मतलब वो तो रूस के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, और वो बिल्कुल नेटो को वो सारी हिदायत यूक्रेन को दे रहे हैं कि बंद करो बंद करो, और हम 200 बिलियन दे चुके हैं, किस लिए दिए हैं ये सब। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी इन्होंने परंपरा शुरू की है कि ही इज नॉट इवन अ फेयर वेदर फ्रेंड। वो कुछ नहीं, वो केवल अमेरिका के जहां जहां हित सधेंगे, ट्रंप वहां खड़ा होगा। अगर अमेरिका के हित नहीं सध रहे हैं तो वो अपने सबसे करीबी को भी उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। ट्रंप के आने पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका ने अपने दोस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। भाई, कनाडा के खिलाफ जो हो रहा है, मैक्सिको कर रहा है, वो अलग बात है। कनाडा के खिलाफ जो हो रहा है, वो तो अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो डेनमार्क तो अमेरिका का दुश्मन नहीं है, और वो कनाडा तो अमेरिका का एक तरह से, पूरी जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई थी, कनाडा उसका हिस्सा था। उसमें कनाडा ने कहा है कि हमने अपने सैनिक भेजे थे अमेरिका में लड़ने के लिए उस जमाने में, वो सब लोग कहते हैं। तो इनकी तो काफी, वहां पे एक ये भी वीडियो मैंने देखा है कि जो ट्रूडो थे, जब फ्रांस के राष्ट्रपति मिला रहे थे लोगों से, तो ट्रूडो ने तो मोदी की तरफ देखा भी नहीं, वो सामने से गुजर गए उनके ऊपर। हाथ मिलाने की बात तो ये रही, मोदी खड़े रह गए, वो सामने से गुजर गए। तो इस प्रकार की स्थिति, इन लोगों ने अपनी विदेश नीति का बिल्कुल कबाड़ा कर लिया है, और एक तरह से कई मसलों के ऊपर भारत जो है घुटना टेके हुए नजर आता है।
रिटायर्ड सरकार की चमचागिरी करने वाले बहुत सारे आईएफएस अफसर लगा रखे हैं, जिनको मैं जानता हूं, आईआईसी में घूमते रहते हैं और उनका कोई काम नहीं है। वो दरअसल सरकार की सब टीवी चैनलों पर जाकर तारीफ करते हैं, अखबारों में छोटे छोटे लेख लिखते हैं सरकार की तारीफ में, और अगर आप उनका पढ़ लें तो ऐसा लगता है कि भारत दुनिया में भारत ही केवल विदेश नीति का चैंपियन बचा है, बाकी को किसी को विदेश नीति करना आती ही नहीं। अबे भाई, मैं एक भारत के संदर्भ में एक पॉलिटिकल बात यहाँ की कर लूं, क्योंकि एक वैसे मुझे ये लगता है कि इन लोगों को एक काम और मिल जाएगा कि अब एलन मस्क आएगा तो उसके बच्चे को खिलाने का काम इन लोग कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, पैसा भी खूब देगा इन लोगों को कि जो मेरे बच्चे की जरा बेबी सिटिंग कर लो, 4 घंटा उसके साथ लीली कर लो। मैं यशवंत देशमुख साहब ने, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी बात तो हो गई, अभी एक दो दिन पहले आज तक पे उनका एक वो आया और उन्होंने एक आज जो होता है उसमें अंजना ओम कश्यप जी उस जो सर्वे उसको बता रही थी कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो कुछ 350 से ऊपर बीजेपी की सीट आएंगी, कांग्रेस की 78 आएंगी। और वो प्रश्न ये पूछ रही थी, अब ये बताइए कांग्रेस को नकार दिया, बीजेपी को अरे भाई चुनाव होना है 4 साल बाद, वो आज ही कर रही थी। और यशवंत देशमुख, ये सारे लोग, आपको नहीं लगता है कि ये लोग बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड बीजेपी के मशीनरी की तरह, चाहे वो यशवंत देशमुख हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो चैनल हो, ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि बीजेपी का ये नैरेटिव आज से सेट हो कि मोदी जी की तो 350 सीट आ ही रही हैं, कांग्रेस इररिलेवेंट हो गई। वो 78 उन्होंने किया था, मेरे ख्याल में अभी अगले 1-2 साल तक वो 7 पे ही ले आएंगे कांग्रेस को। लेकिन ये आज की तारीख में कुछ मतलब है इन सब बातों को करने का? नहीं, पूरा नैरेटिव बनाने का तरीका है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम लोग पिछले 10 साल से ही देख रहे हैं। भाई आप ये बताइए कि चाहे यशवंत देशमुख की एजेंसी हो, चाहे प्रदीप गुप्ता की एजेंसी हो, जिस वक्त मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, ये तमाम एजेंसियां क्या कह रही थी? ठीक है, तमाम एजेंसियां, इनमें आपस में जो बहस होती थी वो इस प्रकार की बहस होती थी, देखो उसने तो 400 तक पहुंचा दिया है, ठीक है, हमने 25 कम दिए हैं, हमने 25 कम दिए हैं। मतलब इस प्रकार की इन तमाम एजेंसियों में, केवल इन 2 के ही नाम नहीं ले रहा हूं, दूसरी भी एजेंसियों ने, इन सब में होड़ लगी हुई थी कि किस तरह मोदी जी ने कहा है सब लोग उसके इर्द गिर्द ही अपना आंकड़ा रखें, और जो 20-25 सीटें कम देता था वो अपनी पीठ ठुकवाना चाहता था, इसको कह के देखिए हम निष्पक्ष हैं, हमने मोदी जी की पूरी 400 वाली बात नहीं मानी। तो ये इस प्रकार का नैरेटिव बनाने में लगे रहते हैं। मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरा मानना है इस नैरेटिव की कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका भविष्य की राजनीति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आएगी, वैसे वैसे लोगों के दिमाग, मतदाताओं के दिमाग नए तरीके से सोचना शुरू करेंगे। कुछ नहीं, ये राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को जीतें मिली हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में, उन जीतों का फायदा उठाकर ये लोग इस नैरेटिव को मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो लोकसभा चुनाव के 4 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में आज की तारीख में ये बात कहना कुछ भी नहीं है, इसका कोई अर्थ मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि आप सरकार के पक्ष में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो 1 सेकंड के अंदर जैसे भाप उड़ जाती है उस तरीके से उड़ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई। लेकिन मुझे, जैसा आपने शुरू में ही कहा था, शायद अमेरिका ही अब विल कॉल द शॉट्स, वो पूरे दुनिया को अमेरिका अब चलाएगा। तो शायद उस पर हम लोग जनरली भारत की पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात करते थे, तो मुझे लगता है कि महीने में एक बार कम से कम इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी हम कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं उस पर भी बात करते रहना पड़ेगा। जी जरूर। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, थैंक यू।